हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 16वां दिन का ये लगातार चल रहा है और 16वें दिन का सेट का सॉल्यूशन है। देखते हैं पहला सवाल। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः 6, 7 और 8 है। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके सभी भुजाओं पर लंब खींचे जा रहे हैं। कोई समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि सभी भुजाएं बराबर वाला, और उस पर खींचे जा रहे हैं क्या? लंबों की दूरियां। याद रखिएगा, ये लंबों की दूरियां जो है, ये इनका लंबाई अलग अलग दे रखा है। कोई बिंदु से लंबों की दूरियां, कोई डिफिनेट बिंदु नहीं है, कहीं से डाला गया है। और लंबाई क्या क्या है इनका? तो ये कह रहा है कि लंबाई सर है इसका आपको एक का 6 सेंटीमीटर और एक का 7 सेंटीमीटर और एक का 8 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कि रैंडमली ऐसे दिया हुआ था। कभी भी पूछे कि लंबवत दूरियां, लंबवत बिंदु से, किसी बिंदु से लंबवत दूरियां, केवल मैं लंबवत दूरियां लिख दे रहा हूं। लंबवत दूरी और साइड का यानी भुजा का अनुपात पूछे तो याद रखिएगा, भुजा होता है √3 और लंबवत दूरियां 2, नहीं उल्टा 2 और √3। याद रखना है इसको। क्यों होता है? क्योंकि लंबवत दूरियों का योग वही होता है, लंबवत दूरियों का योग वही होता है जो माध्यिका का लेंथ होता है, माध्यिका या शीर्षलंब का। ये माध्यिका के बराबर होता है ये लंबवत दूरियों का योग। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते होंगे तो ये बातें समझ में आ रहा होगा। केवल इतना याद रखिए, भुजा और लंबवत दूरियों का योग में अनुपात क्या होता है? दूरी का योग में अनुपात होता है 2:√3 का। आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे हमसे तो। आईसीएमए से बताते हैं कि समबाहु त्रिभुज में ये आईसी यानी कि इन रेडियस, सर्कम रेडियस, मीडियन और साइड, ये केवल समबाहु त्रिभुज के लिए हम बताते हैं कि समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस और सर्कम रेडियस और मीडियन और साइड का अनुपात हो जाता है 1:3, 2√3, जिसमें कि मीडियन और साइड का जो अनुपात आ रहा है वही अनुपात लंबवत दूरी और भुजा का होता है। मीडियन और साइड का जो अनुपात आता है वही अनुपात किसका होता है? साइड और भुजा का। मतलब लंबवत मीडियन का यहाँ 3/√3 है, इसको तो काटोगे तो √3 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2, यानी साइड हो रहा था 2 और लंबवत दूरियों का योग कितना? √3। वही होता है लंबवत दूरियों का योग जो माध्यिका का प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इतना नहीं समझते हैं तो केवल रटा लगा लीजिए, हालांकि लिखा हुआ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि लंबवत दूरियों का योग और भुजा का अनुपात 2:√3 होगा। और यहां पर क्या दे रखा है पता है? यहां पर दे रखा है आपका त्रिभुज की भुजा निकालना है और लंबवत दूरियों का योग दे रखा है 6, 7, 13 और 8, 7, 6, 13 और 8, 21, यानी 21 जो है सो कितना है? लंबवत दूरियों का योग √3 है। और हमें क्या निकालना है? भुजा। तो भुजा को रख देंगे यहाँ पर, साइड निकल आएगा, साइड बराबर ऐसा, यानी 7 7 दूनी 14√3। आंसर हो जाएगा 14√3 यानी कि सी। मुझे लगता है कि बात क्लियर होगा। जिनका भी थोड़ा सा भी ज्योमेट्री पढ़ा हुआ होगा तो उनको ये बातें समझ में आई होंगी। अगला बढ़ते हैं। सवाल देखिए, कह रहा है कि एक कमरे में गलीचा बिछाने का व्यय 120 रुपया है। कमरा में गलीचा यानी कि आप समझ सकते हैं कि चटाई बिछाने का या फिर जो भी है दरी वगैरह बिछाने का खर्चा कितना है? 120 रुपया है। कमरे की चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो गलीचा बिछाने में 20 रुपया कम आता। ठीक है, तो कहता है कि देखिए, अगर लंबाई और चौड़ाई L × B ये क्षेत्रफल है तो इसको पर बिछाने में 120 रुपया खर्च आता है। लेकिन कह रहा है कि यदि केवल चौड़ाई में कमी होता 4 मीटर का, 4 मीटर चौड़ाई कम जाता तो एरिया तो अब हो जाता लंबाई गुने कमा हुआ चौड़ाई यानी B-4। ये जो आता तो इसका खर्च जो आता सो 20 रुपया कम होता, यानी कितना होता खर्च? 100 रुपया। समझ में आ रहा बात? आप क्या कर दीजिए, क्षेत्रफल इधर है तो क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल कर दीजिए और पैसा जो रुपया है उसके बटा रुपया कर दीजिए यहां पर, और इसको फिर कर दीजिए बराबर। क्योंकि आपको पता है कि इतना एरिया के लिए पैसा इतना लग रहा था तो इतना एरिया के लिए पैसा इतना लग रहा था, और क्षेत्रफल के समानुपाती खर्च होता है, तो इसलिए इतना बटा क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल बराबर खर्च बटा खर्च। काटिएगा तो सीधा देखो L कट जाएगा और B बटा B-4 मिलेगा, और 120 भी ये भी कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 दूना 10, यानी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 5 गुने B हो जाएगा और इधर 6 गुने B-4 होगा, जो कि आपको 5B बराबर 6B और -24 हो रहा होगा, यानी कि आप देख रहे होंगे कि B बराबर 24 आ रहा होगा। यही आपका आंसर था।
तो इसमें आपको केयर करना है, अपने से थोड़ा सा रीजनिंग लगाना है कि जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा वही खर्चों का रेशियो होगा। ये आपका सवाल था प्रश्न संख्या 42। मैं 43वें सवाल की तरफ बढ़ता हूं। 43 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कहता है एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है और इसी टंकी के साथ खाली करने के लिए ही, खाली करने वाला ही एक अन्य पाइप है जिसका व्यास पहले से व्यास से दुगना है। देखो, जब भी किसी पाइप का व्यास दुगना होगा तो वो समझिए उसके वर्ग के समानुपाती क्षमता बढ़ेगा, यानी कि दुगना व्यास है तो क्षमता 4 गुना हो जाएगा। तो जब क्षमता 4 गुना हो जाएगा तो 10 मिनट में खाली करता था पहले, और 4 गुना क्षमता वाला है तो वो खाली कर देगा, पता है कितना में? 4 गुना क्षमता वाला 10 ही मिनट में। 40 मिनट में तब खाली कर रहा है जब नॉर्मल क्षमता है, लेकिन इससे 4 गुना क्षमता। 4 गुना कैसे हो गया सर? व्यास अगर दुगना है तो क्षमता 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना क्षमता से काम करेगा तो ये 10 ही मिनट में, कम ही समय में न कर देगा। यानी कि 40 मिनट में कब कर रहा होगा? जब उसकी नॉर्मल क्षमता थी। अगर क्षमता 4 गुना हो जाएगा तो समय 1/4 हो जाएगा, यानी कि 40 मिनट में तब करता था जब नॉर्मल क्षमता था, और क्षमता हो गया 4 गुना, तो समय क्या लगेगा? 1/4। यानी कि दूसरा का पाइप खाली करने में कितना समय लेता होगा? 10 मिनट। पहली बात तो ये समझिए, अगर व्यास दुगना हुआ है, व्यास अगर दुगना हुआ है तो क्षमता क्या हो जाता है? 4 गुना। अगर क्षमता 4 गुना है तो समय 1/4 लगेगा। अगर किसी को एक क्षमता से, ये किसी को 4 समय लग रहा है तो क्षमता जिसका 4 गुना है, पहले वाला पाइप है और ये बाद वाले पाइप का है, दूसरा पाइप का, तो क्षमता अगर 1 था तो इसका क्षमता कितना था? 4। तो इसका समय अगर 4 लग रहा होगा, यानी 40 मिनट लग रहा होगा, तो इसका समय कितना लग रहा होगा? 10 मिनट। अब आपको क्या कह रहा है? कुछ नहीं, यहां पर एलसीएम ले सकते हैं पूरा 40, 10 चौका 40, सॉरी 40 से एक बार में, और 10 चौका 40। ये दोनों खाली करने वाले ही हैं, इन दोनों मिलेगा तो दोनों मिल के कितना खाली करेगा पता है आपको? 5-5 के हिसाब से खाली करने लगेगा, क्योंकि 4 खाली करेगा ये और 1 खाली करेगा ये, तो 5-5 के हिसाब से खाली करने लगेगा। और 5-5 के हिसाब से खाली करेगा तो ये 40 लीटर खाली करने में 8 समय लगेगा, 8 मिनट का समय लगेगा। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन में 8 अगर होगा, कहीं देखो अगले पेज में ले चलते हैं, 8 आंसर होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 8 इसका आंसर पहला ही ऑप्शन में है, 8 आंसर हो जाएगा 8। ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी 120 दिन में, और सी और ए मिलके 90 दिन में। तो आप कीजिए कि ए और बी का 72 दिन लिखिए, और बी और सी का 120 दिन, और सी और ए का 90 दिन, और आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो सबका एलसीएम 360 आ रहा होगा। और प्रतिदिन की क्षमता निकालना है तो कुल काम जो माने हैं ना, कुल काम मानते हैं बाबू। तो एक दिन का काम निकालना है तो ये 5 काम, दोनों मिलके एक दिन का काम 3 और एक दिन का काम 4, यानी कि तीनों के द्वारा एक ही दिन में किया गया कार्य जानते हैं क्या होगा? ऐसा ना करना कि इसको जोड़ देना 5 3 8 4 12, नहीं। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो ये जोड़ रहे हो ए प्लस बी बरा का क्षमता 5 है, यानी कि इफिशियंसी 5 है। बी और सी का इफिशियंसी कितना है? 3, और सी और ए का इफिशियंसी कितना है? 4, यानी कि आप देखिएगा तो 5 3 8 4 12, यानी कि दो बार इन लोग हो रहा है, तो ए बी सी की क्षमता कितना है? हो रहा है 12 काम, यानी कि ए बी सी की क्षमता कितना है? 6, यानी कि इनकी क्षमता कितना होगा? 6, क्योंकि दो बार था तब 12 था। अब ये कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में। अगर मुझे ए का अकेला का निकालना है तो इसमें से हम क्या करेंगे कि बीसी को घटा देंगे। ए का निकालना है तो हम किसको घटा देंगे? बीसी का। बीसी की क्षमता कितना है? 3, और इस तीनों की क्षमता 6, तो बीसी की क्षमता 3 है और तीनों की क्षमता 6 है, यानी कि ये 3 काम करता होगा। और 3 के हिसाब से अगर हमको ए से करवाना है पूरा काम, और पूरा काम कितना है? 360, यानी कि वर्क पूरा 360 है, क्षमता आपको ये है, तो समय आपको मिल जाएगा। तो समय कितना मिलेगा? 120। याद रखिए वर्क डन बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है भाई। तो ये तमाम बातें बताया जा चुका है बेसिक में, और वहीं से आपको समझना है इन चीजों को, लेकिन मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो रहा है। और वैसे भी सोचिए ना, कोई 360 काम है जी और 3 काम के हिसाब से करता है तो कई दिन ले लेगा? तो 360 बटा 3 समय निकल जाएगा 120 दिन।
तो बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी 120 दिन। अगले प्रश्न की तरफ सवाल है आपको फिर से, आज तो पाइप एंड टंकी का हद कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन है ये, एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भरता है, दूसरा उसे 16 घंटे में खाली करता है। पहला भरता है 8 घंटे में और दूसरा खाली करता है, खाली करने वाला है 6 घंटे नहीं 16 घंटा में। खाली करने वाला ये भरने वाला है, ठीक है। यानी कि एलसीएम ले लेंगे 16, यानी प्रति घंटा ये 2 भरता होगा और ये खाली करता होगा 1। माइनस लिख रहे हैं या निकाले, दोनों नल को एक साथ माइनस लिख रहे हैं यानी खाली करने वाला। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज पूरा भरने में कितने समय लगेगा। पहला और दूसरा दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 2 लीटर ही भरता है, ये खाली करेगा, यानी कि अल्टीमेटली 1 ही लीटर टंकी में जाएगा। और 1 के हिसाब से 16 अगर भरना होगा तो कितना देर में दोनों मिलकर भरेगा, यानी कि क्षमता 1 है और 16 पूरा काम है, निकालिएगा तो समय मिल जाएगा 16 आवर घंटे। मुझे लगता है कि सब तीनों सवाल आसान थे जी, अगर बढ़िया से किए होंगे तो ये तीनों बोनस नंबर थे आपके, और ऐसे ही केयर कीजिएगा। एक तेल का कनस्तर 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है, इसमें 6 बोतल तेल निकाल लिया गया। अच्छा, कोई एक बर्तन है, पॉट है, कनस्तर है, उसका 4/5 भाग भरा हुआ है, यानी पूरा अगर 5 है तो 4 भाग भरा हुआ है, और उससे 6 बोतल तेल निकाल लिया गया और 4 बोतल डाल दिया गया। अच्छा, यानी कि 2 बोतल अभी भी कम कर दिया गया, 6 निकाला गया और 4 मिलाया गया, तो निकाला गया 6 और मिलाया गया केवल 4, यानी कि 2 कम जाएगा इसमें से। ये जो नया आएगा सो 2 बोतल माइनस हो जाएगा, ये नया मान लीजिए 2 बोतल माइनस हो गया, इतना ही रहा, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसमें जो भरा हुआ था सो पूरा भरा हुआ था 4/5 भाग, और ये जो भरा हुआ हो रहा गया तो यह तब यह ऐसा 2 कम हो गया। 2 कम क्यों हुआ आपको समझ में आ रहा है, 2 बोतल कम हुआ क्यों, क्योंकि आपको 4 निकाला गया और फिर 2 ही मिलाया गया। इसका मतलब 4 निकाले होंगे तो बड़ी कम गया होगा, फिर 6 बोतल निकाले होंगे तो बहुत कम गया होगा, और फिर 4 बोतल तेल मिला दिए, यानी कि अल्टीमेटली 2 बोतल कम गया। इतना तो समझ रहे होंगे। और कमने के बाद तब यह 3/4 भरा रहता है, यानी कि अभी केवल भरल है कितना 3/4। आप मानिए कि टोटल 1 बोतल होगा, इसमें कुल कितना होगा, तो पूछता है ना कि कितनी बोतल तेल आ सकता है पूरा में, तो कुल मान लिए 1 बोतल। तो पहला वाला में जानते हैं कितना भरल है, 1 बोतल का 4/5वां हिस्सा भरल है। 1 बोतल से पूरा भर जाएगा तो उसका कितना हिस्सा भरल है, 4/5वां। इसको घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए 3x बटा कितना, x का कितना भाग, x का 3/4 भाग, और निकाल यहाँ पर लिख दीजिए 2x सोल्व कीजिएगा आ जाएगा। यहाँ पर x सोल्व कीजिएगा तो देखिए 5 का 20 तो 4 का 16x हो रहा होगा, और माइनस 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15x और बराबर 2 है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 20 दूनी 40, यानी कि x बराबर 40, यानी कि पहले बोतल कितना आता होगा भाई, कितना में आ रहा था, तो ये आ रहा था 40 बोतल से पूरा भरा हुआ था। इसको और आसान करना चाहे तो एक काम कीजिए, मान लेते हैं कि टोटल भरा हुआ था 5 का 20 बोतल से, माना कुल भरा हुआ है कितना से, माना 20 बोतल है। ये जी तो 20 बोतल है तो 4/5 यानी कि 4 का 16 बोतल पहलका में भरल है। पहलका में कितना भरल होगा, 4/5 भाग ना, तो पहलका यानी कि कितना बोतल से भरा हुआ होगा, 4/5 भाग 20 का, 5 का 20 4 का 16, और दूसरा का कितना से भरा हुआ, 3/4 भाग भरल है इसमें। तो 20 बोतल पूरा है तो 3/4 कितना बोतल कहलाएगा, 20 का 3/4, तो 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15। यानी कि देखो लग रहा है कि 1 बोतल यहाँ कम है, लेकिन यहाँ कितना बोतल कम कह रहा है, 2 बोतल, क्योंकि 6 निकाला था और 4 डाला था। तो 2 बार यहाँ जो 1 है सो कितना है, 2 बोतल है। तो जो हम गलत मान बैठे हैं कितना, 20 बराबर कितना होगा, 40 बोतल। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जिनको ना समझ में आता है वो x मानिए। मुझे लगता है कि उपयुक्त तरीका था x वाला, और जिनको समझ में आता है वो ऐसे कर ले सकते हैं। माना कुल बोतल 20 से भरा हुआ होगा, ये मुझे लगता है कि समझ में बात आपको आया होगा, लेकिन थोड़ा सा नए बच्चों के लिए ये थोड़ा सा जटिल है, मतलब कि ये थोड़ा अनुभव रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ज्यादा परेशान ना हुआ कीजिए, उनकी परवाह न करें जो आपके पास नहीं है। जो सवाल आपके पास बन सकते थे वो नहीं बने, उसको केयर किया कीजिएगा। हमेशा से लोगों को दुख इस बात का है
कि हमारा पास ये नहीं है, और कद्र उसका नहीं करते हैं जो उनके पास है। जिस दिन आप जो है उसका कद्र करने लगेंगे तो यकीन मानिए बदलाव हो जाएगा, वो भी आ जाएगा आपके हिस्से में जो आपके पास नहीं है। सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी 3/4 से बड़ी तथा 5/6 से छोटी है? 3/4 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, और कितना से 5/6 से छोटी होनी चाहिए। मैं एक काम करता हूं, अच्छा इसमें से चुनना भी है तो एक काम कीजिए कि कोई एक ऐसा संख्या मानिए जो कि नीचे वाला से कट जाए। जैसे यहाँ 6 था नीचे वाला, यहाँ कितना था 4, 3, 2, 5, 10, नीचे वाला नहीं सब है, इससे कट जाए तो 3 और 5 10, 2 और 4 और 6 से, तो कटने वाला नंबर 5 से भी कटने वाला तो 10 से कट ही जाएगा, तो 5 नहीं 10, 10 एलसीएम में होगा 10 छक्का 60। मुझे लगता है कि कुल मान लेते हैं 60, कुल 60 मान लेंगे तो जो संख्या बनेगा सो ये वाला कितना से बड़ा होना चाहिए? कुल 60 मान लेंगे तो उसका 3/4, संख्या का 3/4 यानी कितना? 15 चौका 60 और 15 तिया 45, यानी कि 45 ही होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? 60 का कितना कर दिया हम? 3/4, तो 15 चौका 60, 15 तिया 45, और ये क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए, और 10 छक्का 60, 10 पचे 50, यानी कि 60 का हम कर दिए 5/6, तो कितना हो गया ये? 50। उसी तरह से यहां यानी कि जो आना चाहिए उस 60 का 45 से अधिक आना चाहिए और 50 से कम। देखो इस 60 का कितना, इसमें 60 से गुना करो कितना होगा? 20 तिया 60, 20 दूनी 40, ये 45 से अधिक नहीं है तो ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए 60 से गुना कीजिए तो 12 पच्चे 60, बरचौक 48, 48 45 से बड़ा 50 से कम है, यानी कि 100% यही आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। बाकी सबको देख लीजिएगा, कोई भी 45 और 50 के बीच में नहीं आएगा। ये भी सवाल एक अनुभव होने के बाद बनता, क्योंकि ये सभी ऑप्शन को चेक करना था, थोड़ा सा जटिल हो जाता बाबू अगर आप ये तैयार नहीं रहेंगे तो। अब सवाल ये है कि सर आप कैसे सोच रहे हो? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे पास क्वेश्चन है पहले से। दूसरी बात ये है कि हमारे ऐसे सवालों का कई बार अनुभव है। ये नहीं समझिएगा कि आपको तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप भी धीरे धीरे बनाएंगे तो होगा। मैं आज ही क्लास में बोल रहा था कि आप जब बच्चे थे तो आपको चलने में मुश्किल था, आपका गार्जियन धीरे धीरे खड़ा करते थे, केवल खड़ा होते थे उतने ही में खुश हो जाते थे गार्जियन। और आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि जब चल नहीं पाते होंगे तो लोगों को देखकर कि देखो ये, आप उस समय कहने लगते कि देखो तो सब दौड़ रहे हैं हम भी दौड़ेंगे, और जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक हम चलेंगे नहीं, तो चल ही नहीं पाते। यानी कि आपको शुरुआत जिस तरह से सबका होता है वैसी होना है। आप अभी हम बना रहे हैं, कल आप भी बनाने लगिएगा, लेकिन अभी जो समझ में आता है उसको कीजिए। तो मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हैं, धीरे धीरे बढ़िए, अपने गति पकड़ लीजिएगा। जिस दिन चलना सीखने लगिएगा दौड़ जाइएगा, क्योंकि दौड़ जाइएगा भीड़ों में, आप छोड़ दिया जाएगा। अगर आपको ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर कोई पंछी नहीं उड़ता है तो पंछियों के झुंड में छोड़ दो, सबको देखते हुए उड़ने लगेगा वो भी। आप बंद रह रहे हैं इसीलिए। अब देखो ये कह रहा है, ये पता है फॉर्मूला बताए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है जानते हैं क्या? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी पर फॉर्मूला पर पूछा हुआ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताया होऊंगा, जब बता रहा हूँ बेसिक, तो आप लोग केयर नहीं किए होंगे, सिंप्लीफिकेशन का बेसिक बताए थे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये कह नहीं रहा है कि हमें अलजेब्रा दे रहे हैं, लेकिन अलजेब्रा ही दिया हुआ है आपको। इसके बदले देखो क्या दिया हुआ है, 2.3 का क्यूब दिया हुआ है ये, और गौर से देखना तो ये 0.3 का क्यूब है कि नहीं? है 27 0.3 का 0.027 किसका क्यूब है? 0.3 का क्यूब है, और नीचे में 2.3 का स्क्वायर और माइनस में 0.69 और प्लस 0.3 का स्क्वायर, ऐसा है। यानी कि इसका वैल्यू अगर पूछता है तो a प्लस बी होता है, यानी इन दोनों का योग, यानी 2.3 प्लस 0.3 यानी कि हो जाता 2.6, जो कि ये आंसर होगा। ये कितना रकम जीरो के चलते नहीं मारेगा, जबकि 2.6 इज, तो मुझे लगता है कि ए आंसर होगा। 48 का क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला याद रखना। एक और माइनस वाला बताए थे कि अगर ये माइनस वाला होता है ना बाबू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पर होता है ए माइनस बी और यहाँ पर होगा ए स्क्वायर, इसमें वाला प्लस हो जाता है। इस पर भी पूछते रहता, तो थोड़ा सा केयर कीजिए। एक आध दो बार नहीं समझ में आए, कितना बार आप नहीं समझिएगा, समझ में आना तय है। सवाल देखिए, एलसीएम एचसीएफ से भी हर सेट में रहता है। कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 20 गुना है।
तो HCF x मानिए तो ये हो जाएगा कितना 20x, और दोनों का योग 2520 है, तो योग इनका कितना होना चाहिए 2520। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो फर्स्ट नंबर कितना है 480, तो सेकेंड नंबर ज्ञात करना है। आपको पता है बाबू एलसीएम गुने HCF बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, आपको बताया गया होगा एलसीएम गुने HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमको सबसे पहले एलसीएम और HCF निकालना है। यहां पर आप केयर कीजिए तो नजर आएगा कि 21x बराबर 2520, x बराबर 21 एक बार में लगेगा, 42 बचेगा, 21 दूनी 42, 120 आ रहा होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 120। आप देख रहे होंगे तो एलसीएम यहां पर कितना होगा 20 गुने 120 और HCF कितना होगा 120 बराबर पहली संख्या कितना है 480, दूसरी संख्या कितना मान लीजिए x, तो निकल जाएगा। आपको देखो कट जा रहा होगा, ये कट रहा होगा आपको 120 से बार चौक 48 4 बार में, और 4 से 4 पचे 20 और 12 पचे 60, यानी कि 600 कौन सी संख्या है दूसरी संख्या। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा डी 600। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये फिर फॉर्मूला दे दिया, ये जानते हो कौन सा फॉर्मूला है, एक बताया गया होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें कई बार ऐसे देते रहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में a माइनस बी, तो यहां होना चाहिए a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में a प्लस बी, तो यहां पर हो जाएगा क्या a माइनस बी, है ना। अब उसी पर दिया हुआ है, ये दे दिया है, जानते हैं कितना, इसको जरा सा देखिएगा तो ये दे दिया है 0.796 का स्क्वायर माइनस में 0.204 गुने यानी कि इसका स्क्वायर, और बटा में दिया हुआ है 0.796 माइनस 0.204, कटेगा तो मिलेगा 0.796 प्लस 0.204। क्लियर है, क्योंकि माइनस वाला से देखो कटेगा तो प्लस वाला बचेगा, और प्लस वाला से कटेगा तो माइनस वाला बचेगा। मुझे लगता है कि ये जोड़िएगा तो मिल जाएगा 1 यानी कि 0 यानी कि 1। आंसर इसका कौन हो जाएगा 1। मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट हुआ है। फॉर्मूला पर दे रहा है लेकिन फॉर्मूला दिखेगा नहीं, आपको उससे समझना होगा। सिंप्लीफिकेशन के आधार पर ये दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का देता है, वो दिया हुआ है। किसी आयत की दो भुजाएं संलग्न भुजाएं दे रखा है 4 और 7, यानी कि ये अगर 4x है तो ये 3x है, 4 और 3 दिया हुआ है। यदि उनका क्षेत्रफल 192 है तो परिमाप कितना होगा। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 4x गुने 3x बराबर कितना 192। परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है परिमाप। तो परिमाप निकालना है हमको, हम देखते हैं कि परिमाप पहले एल और बी हमारा ये दिया हुआ है तो इसको निकाल लेते हैं। एल बी को निकाल लेंगे, यानी कि ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। 4 12 है, यानी कि x स्क्वायर 12x स्क्वायर बराबर 192 है। आपको कटेगा तो ये मिलेगा आपको 16 और x बराबर मिलेगा 4, और x बराबर 4 मिला तो परिमाप हमारा भुजा हो जाएगा 3x यानी कि 4 3 12 और 4x यानी कि 4 चौका 16। तो परिमाप हो जाएगा 2 गुने 12 प्लस 16, 16 12 28, 28 दूनी 56। ऑप्शन में है आपका सी। मुझे लगता है कि बात समझ में आया होगा। तो ये आसान सारा क्वेश्चन है। मैं सवाल अगला देख रहा हूँ 52। यदि मोहन अपने घर से अपने कार्यालय 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और वह 5 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है, यदि वह 20 किलोमीटर के चाल से जाता है तो वह कार्यालय 10 मिनट पहले पहुंचता है। याद रखिए पहले चाल था 16 तो देर हो जा रहा था कितना, देरी हो जा रहा था 5 मिनट, और अगर चाल वो बढ़ा दिया 20 तो पहले पहुंच गया 10 मिनट पहले पहुंच गया। याद रखिएगा अगर मान लीजिए कि वास्तविक चाल 100 था तो समय t लग रहा होता है वास्तविक चाल से, तो ये जानते हैं कितना देर से पहुंच रहा है 5 मिनट, यानी कि ये t प्लस 5 और ले रहा था समय। लेकिन अगर आप 20 किलोमीटर चाल कर दे तो ये किलोमीटर पर आवर में है
तो जो पहले समय लग रहा था उससे 10 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। वास्तविक चाल कोई होगा ना उससे टी समय लगता होगा। अगर वो 16 से चले तो टी प्लस 5 यानी 5 मिनट देर यानी 5 मिनट ज्यादा लग जाता है। अगर 20 से चले तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है यानी 10 मिनट कम। देखना याद रखो, मैं इसके लिए बताया हूं कि डिस्टेंस बराबर होता है, जब चाल दिया हुआ है तो डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर। तो चाल दिया हुआ था कितना 16 और 20, तो लिखिए 16 गुने 20 बटा चालों का अंतर यानी कि 16 में से 20 में से 16 गया 4, और समय का अंतर, इनका अंतर निकालोगे ना तो जुट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। अंतर निकालिए, टी से टी कट जाएगा और 5 प्लस 10 आ जाएगा, तो 10 5 15, क्योंकि टी तो कट ही जाएगा ना, इसलिए जब देर और पहले रहे तो अंतर निकालना है तो जुट जाएगा, देर और पहले रहे तो यहां जुट के कितना आ रहा था 15, और मिनट में है तो इसको याद रखें भागा देना 60 से, ये मिनट आ रहा था तो आवर में था ना, ये सब किलोमीटर पर आवर में है तो मिनट में रहेगा तो उसको 60 से भागा देके आवर में बदलेंगे। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी आएगा आंसर आएगा 20 किलोमीटर, ये कैलकुलेट करके आ रहा होगा। मुझे लगता है कि बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी, यानी कि आंसर बी होगा। तो याद रखना है दूरी बराबर चालों का गुणनफल चालों का अंतर बटा में और गुणे समय में समय का अंतर। मुझे लगता है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में करता है। अगर 1/4 भाग को 3 दिन में करता है, 3 दिन में करता है तो पूरा काम करेगा कितने दिन में पता है? पूरा काम 3 गुने 4/1 यानी कि 4 तिहाई 12 दिन में करेगा। और उसी कार्य के 1/6 भाग को संकर करता है 4 दिन में, तो पूरा काम को संकर करेगा जानते हैं कितना दिन में? पूरा काम को 4 गुने 6/1 दिन में, यानी 6 चौका 24 दिन में करेगा। ठीक है, तो संकर और ये दोनों मिलकर कार्य को 1800 मेहनताने में करते हैं, तो अमर को कितना मिलेगा? बाबू दोनों अगर बराबर समय एक में यानी कि अंतिम तक किया है, ए और बी, सॉरी कौन कौन है, ए और एस, 12 दिन में करता है ए और पूरे काम को 24 दिन में करता है और अंतिम तक साथे किया है, तो सबसे पहले तो क्षमता निकाल लीजिए। यहाँ पर क्षमता को पूरा 24 मानिएगा तो 12 दूनी 24 और 12 कम 24 से कम 24, ये इफिशियंसी आ गया। और याद रखिए अगर शुरू से अंतिम तक काम साथे किया है तो जो क्षमता होगा उसी में पैसा बट जाएगा, यानी पैसा 2:1 में बटेगा। पैसा कितना दिया हुआ था? 18,000 रुपया। 18,000 रुपया कुल है, यानी कि 3 रुपया कुल होता तो 2 रुपया किसको मिलता? ए को, और एस को कितना? 1। जब अंतिम तक शुरू से, याद रखिए जब शुरू से अंतिम तक काम साथे करें तो जो क्षमता होगा उसी में पैसा बटेगा, यानी क्षमता कितना है दोनों का मिला के 3, जिसमें कि 2 किसका है? ए का और एस का 1 है, तो 3 रुपया में से 2 रुपया ए को मिलेगा और 1 रुपया एस को मिलेगा। लेकिन 3 रुपया नहीं है, टोटल 3 है, तो कितना है? 1800 रुपया है, तो 3 बराबर 1800, ए को मिलेगा कितना? 2, तो 3 6 18 6 दूनी 1200 रुपया। और बी को निकालना है, यानी कि यहाँ पर 1200 हो गया। और अगर बी का निकालना है यानी कि एस का निकालना है, तो एस का किसका निकालना था वैसे? अमर का ही, तो अमर का निकालना है, तो अमर का तो 1200 आपका आ गया, आंसर हो जाएगा कौन सा? ठीक। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। अब इतनी सारी बातें कई क्लासों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिनका अगर एक बार पढ़ा हुआ होगा तो उनको मुझे लगता है कि समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन जिनको अगर थोड़ा सा भी क्लास नहीं मिस किया हुआ होगा तो उनको भुगतना पड़ेगा सब कुछ। इसीलिए जहां भी ज्वाइन किए हुए हैं लगातार पढ़ते रहिए, बेहतर करते रहिए। ये सवाल बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताया गया होगा कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। किससे अधिक है? बी से, तो एरो दिए ए। अच्छा, जिससे अधिक कहेगा उसको मानिए 100, यानी कि बी से अधिक था तो बी को 100 माने, और बी से 25% अधिक है तो यानी कि 125। आप चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन काट सकते हैं। 25 25 25 80 और 25 चौका 100, यानी कि बी का वेतन अगर 4 है तो ए का वेतन 5 है। कहता है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? ध्यान दीजिएगा, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? यहां पर 1 कम दिख रहा होगा, और किससे? ए से, तो ये 1/5 कम है, और कमी प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या करेंगे? 1/5 में 100 से गुना करेंगे। कितना कम है बी से? ए से कितना कम है? ए का 5 है तो बी का 4 है, कितना कम है? 1। किससे?
ए से, तो ए को यानी कि ये 5 का वैल्यू यहाँ नीचे लिखेंगे और कितना कम है 100 और प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से गुना करेंगे यानी कि 20% की कमी है। और वैसे भी 25 का रिवर्स 20 होता है, लेकिन वो सब माइंड में लेकर नहीं चलना है, पहले काम करने पर फोकस करना है। आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। अगले प्रश्न की तरफ 55 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, आपको ये देख रहे होंगे कि एडवांस मैथ से दे दिया है, लेकिन ये आपको जीडी में बहुत ज्यादा पूछता नहीं, तो ज्यादा माइंड ना कीजिएगा। ये वाला निकालना है, पहले आपको बता दें ये वाला निकालना है तो ये 3x और -1/2x दिया होना चाहिए, और ये निकालने के लिए इसमें गुना कर देंगे हम किससे, 3/2 से। 3/2 से गुना करेंगे तो ये अपने आ जाएगा, तो 3/2 से गुना करेंगे तो जानते हो इधर में 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आएगा, और इससे गुना करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा 1/2x, और इसमें जाके गुना होगा तो 2 से 2 कैंसिल और ये मिलेगा 3x, यानी 3x - 1/2x बराबर कितना आया, 6 आया। मुझे निकालना है ये वाला, तो ये वाला निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे हम, ये निकालेंगे तो हम सीधा लिखेंगे इतना बराबर 6 का क्यूब, और माइनस से निकाल रहे हैं तो लिखेंगे +3 इंटू 6 का क्यूब +3 इंटू जो भी कोएफिशिएंट 3 इंटू ए यानी 6, और जो भी कोएफिशिएंट है 3/2, मुझे लगता है कि बन जाएगा। और काटिएगा पीटिएगा आंसर आएगा, यानी कि यहाँ से काटिएगा तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 तिया 27, 216 + 27 जो भी जोड़ के आ रहा होगा 7 6 13, लास्ट में 3 ऑप्शन एक ही हो गया है, ये है 243, यानी कि ये आपका आंसर होगा। तो ये एडवांस मैथ्स का है, हमको लगता है नहीं है कि जीडी में इस तरह इस लेवल का पूछता है, आसान सा सवाल है। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला सवाल लेके कह रहा है किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर दिया 80। देखो भाई 2 वर्ष का, सबको पता है कि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कितना होता है, आपको PR²/100 का स्क्वायर, इसमें कोई तामझाम नहीं रखना। 3 वर्ष का अगर CI और SI का अंतर कहता है, 3 वर्ष का CI और SI का अंतर कहता है, तो आपको लिखना है PR² × 300 + R/100 का क्यूब। ये याद रखना है आपको, 2 साल का और 3 साल का दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा से पूछते रहता है, ठीक है। अब 2 साल का ही दिया हुआ था, 2 साल का अंतर कितना दिया हुआ है 80, यानी कि 2 वर्ष का अंतर कितना मेरा दिया है 80, और प्रिंसिपल निकालना है और रेट कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 100 का स्क्वायर यानी 100 × 100, तो 55 का 16 से कटेगा, ये जानते हैं 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 ना, तो ये कट रहा होगा, जानते हो कैसे, ये कटेगा 25 का 100 और ये भी कटेगा 25 का 100, और 25 × 200 और 200 × 25 5 यानी 50,000 आ जाएगा ये आंसर, यानी कि यहाँ पर P बराबर कैलकुलेट कीजिएगा तो 50,000 आएगा। क्लियर है बात, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप बना सकते हैं 56 का, जब फॉर्मूला यूज होता होगा तो उसको रट लीजिए। हाँ, ये अलग अलग चेंज करता है तो उसके लिए तो क्लास करने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 56 के बाद देखिएगा 57, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, ये भी क्लास में बताया गया जा चुका है, कोई वर्ष 20 वर्ष में क्या हो जा रहा है 3 गुना हो जाती है, यानी कि 20 वर्ष में कोई धन 1 रुपया है तो अमाउंट हो जाता है कितना 3 रुपया, कै साल में 20 वर्ष में। ये जी इसका मतलब कि ब्याज बढ़ा है कितना रुपया 2 रुपया, याद रखिएगा हमेशा से समय के बदलाव से ब्याज बदलता है, तो ब्याज 2 रुपया बढ़ा है कै साल में 20 साल में। तो पूछता है कि तो कितने वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में साधारण ब्याज दुगनी हो जाएगी, तो हमें ध्यान दीजिएगा कितने वर्ष में साधारण ब्याज पर वह दोगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज दुगनी नहीं होगी, साधारण ब्याज पर मूलधन दुगनी हो जाएगी, तो 1 रुपया से 2 रुपया होने चाह रहा है, और 2 रुपया होने के लिए ब्याज कितना होना चाहिए, ब्याज होना चाहिए 1 रुपया, ठीक है। तो 2 रुपया ब्याज में 20 साल लग गया, तो सोचिए जरा 2 रुपया ब्याज होने में कैसा लगा 20 साल, तो 1 रुपया ब्याज होने में कितना साल लगना चाहिए बताइए। ये अगर आधा हुआ है तो यहाँ पर समय भी आधा हो जाएगा, यानी समय कितना हो जाएगा ये 10 वर्ष, ब्याज आधा तो समय आधा, तो 10 वर्ष इसका आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 10 ईयर। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हैं। सवाल 57 के बाद 58 देखिएगा। 58 कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से 120 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या है। याद रखिएगा आप, घटा मूल्य और प्रारंभिक मूल्य,
घटा मूल्य बराबर होता है, याद रखिएगा इसको, घटा मूल्य रकम बटा मात्रा गुने प्रतिशत कमी बटा 100। और प्रारंभिक मूल्य का मतलब, अगर प्रारंभिक निकालना है तो ये कई बार पूछते रहता है सेट में, रकम बटा मात्रा गुने प्रतिशत कमी या कमी प्रतिशत जो भी है 100 माइनस यहां पर कमी प्रतिशत लिखेगा। जैसे हमको पूछ रहा है यहां पर प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो मैं फॉर्मूला यूज कर दूंगा। कमी प्रतिशत कितना है 20, रकम कितना है 120 और मात्रा कितना 3 kg, तो मैं लिखूंगा 120 बटा 3 गुने कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत मैं कई बार अगर सॉल्यूशन वैसा होगा तो, नहीं तो शाम को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, मैं लाइव ही सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन अगर आप लोग जुड़ते हैं तो मैं 1-2 दिन करके देखता हूं लाइव। अगर आप लोग लगातार सॉल्यूशन लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव देखें, ताकि घर पर बना के सॉल्यूशन बना लिए हो तो फटाफट आंसर लिख के कमेंट करेंगे आप लोग। देखता हूं मैं, देखो रकम बटा मात्रा यानी 120 बटा 3 और कमी प्रतिशत कितना 20 और 100 माइनस 20 कैलकुलेट कीजिएगा तो 120 बटा 3 गुने 20 बटा 80 दिख रहा होगा। तो 20 चौक 80 4 12 यानी 10 रुपया होगा प्रति केजी। यही इसका आंसर था, 10 रुपया प्रति केजी। मूल्य कितना होगा 10 रुपया। ये दोनों याद रखिए, कभी घटा मूल्य बोलता है यानी बाद वाला मूल्य और शुरू वाला मूल्य ही है, इसके लिए आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न अगला, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है और 90 अंक लाता है और लड़का फेल हो जाता है 10 नंबर से। मतलब कि 40% पासिंग मार्क्स है, इतना पास हो जाएगा लाएगा तो, और लड़का 90 अंक लाया और 10 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 100 नंबर पास अंक था, यानी पास कितना होता 100 में, यानी 40% बराबर कितना है 100। आपको निकालना है कुल अंक, अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक यानी कि एग्जाम का कुल अंक होता है, अधिकतम अंक कुल अंक होता है, तो अधिकतम अंक 100 होता है। 100 निकालिएगा आंसर आ जाएगा। आपको 10 से 10 कट रहा होगा। 100% अधिकतम अंक होता है। मैंने कुल अंक माना 100 तो 40% पास हो रहा था। तो ये 25 का 100 यानी 25 नहीं 250, यानी कुल अंक कितने का था 250 का था। ये अगले पृष्ठ में आंसर होगा। कुल अंक एग्जाम का अधिकतम अंक कहलाता है और अधिकतम अंक निकालने के लिए 100 रखते हैं, तो इसलिए कुल अंक आपका कितना हो जाएगा 100, सॉरी कुल अंक निकाल के कितना आया था 250, ये आपका आंसर था 250। अगला सवाल का जो दे रखा है 60 नंबर क्वेश्चन, वो है कि एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में 30 किलोमीटर और 58 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहां लिखना चाहिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। जिसमें व्यक्ति बैठा होगा उसकी लंबाई नहीं निकलेगा। किसमें व्यक्ति बैठा है? धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा व्यक्ति, तो निकलेगा किसकी लंबाई? तेज गति से चलने वाली की, तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई। किसकी लंबाई निकलेगा? जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। और कैसे निकलेगा? तो सापेक्ष चाल, क्या किससे निकलेगा? सापेक्ष चाल में गुना कीजिए, रिलेटिव स्पीड में गुना कीजिए किससे? समय से। तो समय कितना में पार करता है भाई? 18 सेकंड में पार करता है, तो समय 18 सेकंड हो गया। और सापेक्ष चाल क्या? तो 58 के चाल से और 30 के चाल से, ये दोनों एक ही दिशा में है कि विपरीत दिशा में? एक ही दिशा में चल रहा है, तो अंतर हो जाएगा सापेक्ष चाल। और इसको किलोमीटर में तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कट के आएगा 18 से 18 कैंसिल, ये हो गया आपका
28 28 पचे 140, तो 140 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि बातें आपको स्पष्ट हुई हैं और आपको अगले दिन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल आज भर इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।